सुबह की रोशनी पर्दों के बीच से छनकर किचन की दीवारों पर धीरे धीरे फैल रही थी। हर रोज की तरह शकुंतला 5 बजे उठकर मंदिर में दिए जलाती, फिर चुपचाप किचन की ओर बढ़ती। पर आज कुछ अलग था। जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला, एक अजीब सी महक उसकी नाक से टकराई। यह महक कुछ वैसी नहीं थी जैसी गैस लीक की हो या खराब खाने की। यह एक हल्की मीठी परंतु भीतर तक चुभने वाली महक थी, जैसे किसी रासायनिक तरल को गर्म किया गया हो। वह ठिठक गई, कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही और गहरी सांस लेने की कोशिश की। पर महक भीतर जाती ही गले में अटक गई और अचानक उसे हल्का सा चक्कर महसूस हुआ। उसने जल्दी से खिड़की खोली और बाहर की हवा को अंदर आने दिया। ये कैसी महक है? उसने खुद से कहा, पर जवाब कहीं नहीं था। वह किचन में धीरे धीरे चली, हर डिब्बा खोलकर देखा। हल्दी, धनिया, हींग, नमक, चाय पत्ती, सब सामान्य। गैस चूल्हा भी ठीक था। सिंक के पास थोड़ी नमी जरूर थी, पर उसका इस महक से क्या संबंध? वह वह खुद को समझाती, शायद मेरी नाक ही खराब हो गई है, उम्र हो गई है। पर दिल में एक छोटा सा डर घर कर चुका था। उसने जल्दी जल्दी चाय चढ़ाई, पर जैसे ही पानी गर्म हुआ, महक फिर से उठने लगी। इस बार वह और भी तेज थी, इतनी कि शकुंतला पीछे हट गई। उसने हाथ से नाक ढकी और किचन से बाहर आकर बैठ गई। उसे याद आया कि पिछले एक हफ्ते से यह महक रोज सुबह आ रही थी, पहले हल्की, फिर और तेज। और हर बार महक के बाद उसे चक्कर, घबराहट और सिरदर्द महसूस होने लगा था। कल रात भी सोते हुए उसे अचानक सांस फूलती महसूस हुई थी। उसने अपने बेटे अंकुर को बताया भी था, पर उसने हंसकर कहा, मां, आप बेवजह डरती रहती हैं। यह पुराना घर है, कभी कभी ऐसी महक आ जाती है। रीमा ने भी कहा कि सब ठीक है, लेकिन वह जानती थी कि यह महक सामान्य नहीं। दिल गवाही दे रहा था कि यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता, पर मौजूद है। चाय बनाकर वह अपने छोटे से आंगन में बैठ गई। सुबह की हवा ताजा थी, किचन की उस महक से बिल्कुल अलग। उसने गहरी सांस ली और मन को शांत करने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसे महसूस हुआ कि चाय की खुशबू में भी हल्की सी वही अजीब महक मिली हुई है। वह एकदम सतर्क हो गई। क्या यह सब मेरे मन का वहम है? क्या मैं सच में कुछ ज्यादा सोच रही हूं? पर उसके भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी, ये कोई साधारण बात नहीं, शकुंतला, इसे सिर्फ नजरअंदाज मत करना। उसने सिरदर्द के लिए दवाई ली, मगर दवाई से ज्यादा उसे सुबह की इस अजीब घटना ने परेशान कर दिया था। थोड़ी देर बाद अंकुर और रीमा उठे। अंकुर चाय पीते हुए बोला, मां, आज चाय थोड़ी फीकी लग रही है। रीमा ने तुरंत बात संभाली, मां जी की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए शायद चाय भी मन से नहीं बनी। शकुंतला ने दोनों की बात अनसुनी कर दी। वह बस उन्हें देखती रही। क्या दोनों को भी यह महक महसूस होती है, या सिर्फ वह ही इसे महसूस कर रही है? उसने रीमा से पूछा, तुम्हें किचन में कोई अजीब महक नहीं लगी? रीमा ने तुरंत सिर हिलाया, अरे नहीं मां जी, सब बिल्कुल ठीक है। आप ही परेशान रहती हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यह जवाब सुनकर शकुंतला के मन में और अधिक बेचैनी बढ़ गई। क्या सच में सिर्फ वही महसूस कर रही है? सुबह का नाश्ता बनाते समय उसने फिर से किचन में कदम रखा। इस बार महक थोड़ी कम थी, लेकिन मौजूद थी। उसने सिंक के नीचे झुककर देखा तो पानी की पतली सी बूंदें पाइप पर लटकी थीं। शायद यही महक का कारण हो। उसने सोचा, किसी प्लम्बर को बुलाना चाहिए। पर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और कदम लड़खड़ा गए। वह दीवार का सहारा लेते हुए बाहर आई। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से पूछा। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से वह अत्यधिक थकान महसूस कर रही थी, भूख भी कम हो गई थी, और पैरों में कमजोरी इतनी कि वह ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पाती। दिन भर वह इस महक के बारे में सोचती रही। कभी लगा यह गैस लीक है, कभी लगा यह कोई खराब सामान है, कभी लगा कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन जब उसने फ्रिज खोला, तब भी यह अजीब महक एकदम हल्की सी हवा में घुली हुई थी। दोपहर में जब रीमा किचन में गई, तो उसे कुछ नहीं हुआ। वह बड़े आराम से खाना बनाती रही। इसका मतलब था, महक की वजह सिर्फ कोई सामान नहीं, कुछ और था।
शकुंतला ने चुपचाप दरवाजे से रीमा को देखा। वह बिल्कुल सहज थी। शाम होते होते शकुंतला का सिर इतना भारी हो गया कि वह बिस्तर पर लेट गई। उसने खिड़की से आती हवा को महसूस किया। बाहर का माहौल शांत था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसने तय किया, कल वह किसी को यह बात जरूर बताएगी। शायद पड़ोसी अर्जुन से। वह उसे बचपन से जानती है। वह सेना में रहा है, समझदार है। शायद वह बता सके कि यह महक क्या हो सकती है। रात को सोते समय महक फिर से उसके कमरे तक फैल गई। वह घबराकर उठी और पानी पिया, पर उसका गला जैसे सूख गया था। उसके कानों में एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई दी। डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? वो बुदबुदाई। अब उसे यकीन हो चुका था, यह महक कोई साधारण महक नहीं, यह किसी साजिश की शुरुआत लग रही थी। और आज पहली बार उसके दिल ने कहा, शकुंतला, कुछ बहुत गलत हो रहा है। और यह सिर्फ महक नहीं, कोई संकेत है कि खतरा तुम्हारे आसपास है। उसे अंदेशा नहीं था कि यह अजीब महक आने वाले दिनों में उसके घर का सबसे डरावना सच उजागर कर देगी। अगली सुबह जब शकुंतला ने आंख खोली, तो उसे पहले से भी ज्यादा थकान महसूस हुई। रात भर नींद घबराहट से टूटी रही थी, और सुबह की रोशनी भी किसी उम्मीद की तरह नहीं, बल्कि किसी भारी बोझ की तरह घिरती हुई लगी। वो उठी, मंदिर की ओर गई, शीशे में अपना चेहरा देखा। चेहरे पर पक्की रेखाएं, आंखों के किनारे झुर्रियां। पर आज झुर्रियों के पीछे एक और चिंता का सा अक्स उभर रहा था। किचन की ओर चली तो जैसे ही दरवाजा खोला, वही अजीब महक ठंडे पंखों की तरह उसके भीतर घुस आई। पहले की तरह आज भी मीठी पर तेज, और इस बार उसके साथ सिर में चुभने जैसा दर्द भी जुड़ा हुआ था। उसने फिर सारे डब्बे खोलकर देखा। सब सामान पहले जैसा ही बसा था। गैस चूल्हे पर कोई रिसाव नहीं था, पर महक फिर भी थी। यह अब सामान्य स्थिति नहीं रह गई थी। हर रोज का यह नजारा उसे भीतर से खा रहा था। दिन भर का काम जैसे उसके कंधों पर से उतरता ही नहीं था। नाश्ता बनाया तो स्वाद सूखा, और गले में अजीब सी सीधी सी कटु अनुभूति बची। रीमा हंसते हुए बोली, मां जी, आप आज भी सोच में उलझी हुई लगती हैं। कुछ खाएंगी? पर शकुंतला खाने का मन नहीं कर पा रही थी। वह हर बर्तन, हर कटोरे को सूंघ कर देखती, पर महक कुछ और तरीके से फैलती, जैसे हवा में किसी ने धीरे धीरे कोई बूंद छिड़क दी हो, जो आंखों से दिखाई न दे, पर अंदर घुसकर असर कर दे। दिनों के साथ मामूली असहजता बढ़ने लगी। कभी सीने में हल्का सा दबाव, कभी सांसों में थोड़ी कठिनाई, और रात में नींद का टूटना। उसने पड़ोसी अर्जुन को दूर से देखा, तब भी भीतर कुछ अजीब स्मृतियां चलने लगीं। कभी मन ने कहा था कि अर्जुन समझदार है, सेना से आने वाला अनुशासन उसका काम आएगा, मगर उसने बोलना टाला, क्योंकि परिवार में विवाद बढ़ाने का खौफ था। पर महक अब केवल सुबह तक सीमित नहीं रही। वो दोपहर में भी किचन के पास कुछ देर सरक जाती, फिर शाम को घर के कोने कोने में हल्की हल्की गूंज छोड़ जाती। एक दिन जब वो रसोई में सब्जी धो रही थी, तो अचानक चक्कर आया और वह सिंक के पास गिर गई। रीमा दौड़कर आई, पर उसकी आंखों में पूछने की बजाय घबराहट की चमक थी। मां जी, कुछ हुआ तो नहीं? शकुंतला ने जोर कर हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटी, बस थक गई थी। पर सच्चाई थी कि अब थकान रोजाना की साथी बन चुकी थी, और उन लम्हों में वो सोचती कि कहीं ये सब बुढ़ापे की देरी तो नहीं, जो इतनी जल्दी सब कुछ ले रही है। पर असलियत कुछ और ही थी। महक के साथ उसके शरीर के संकेत बदलते जा रहे थे। खाने की रुचि घटती, अक्सर चक्कर आना, आंखों के सामने जलन, और कभी कभी सांस फूलना। उसने डॉक्टर से मिलने का मन बनाया, और परीक्षा के बाद डॉक्टर ने शुरुआती तौर पर कहा, उम्र के कारण भी हो सकता है, पर कुछ विषाक्त पदार्थ के हल्के प्रभाव के संकेत भी दिख रहे हैं। राह में कहीं से आने वाली कोई केमिकल एक्सपोजर हो तो उसे नजरअंदाज न करें। यह शब्द उसके कानों में घंटी की तरह गूंजे, और वह घर लौटकर बैठ गई। घर लौटते तो उसने देखा कि अंकुर ऑफिस की बहाने से बाहर गया हुआ है, और रीमा अपने कमरे में फोन पर बात कर रही है। उसकी आवाजों में हल्की सी इरादतन बेपरवाही थी, मानो कुछ छिपाने का अभ्यास कर रही हो। शकुंतला ने खुद को रोक लिया, पर मन में संदेह और बढ़ गया।
क्या कोई अंदर से कुछ कर रहा है जिससे उसे यह सब महसूस होता है? उसे रात में कई बार यह आशंका हुई कि कोई अज्ञात वक्त पर रसोई में आकर कुछ छिड़क देता होगा, पर साबित करने को कुछ नहीं मिलता था। एक दोपहर उसने देखा कि सिंक के पास रखी एक छोटी बोतल, जो पहले कभी वहां नहीं थी, उसके कोने में थमी हुई थी। वह उठाकर देखने लगी, पर बोतल पर किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक बेसिक इंडस्ट्रियल लेबल और एक पतली गोल बेस। उसने रीमा से पूछा, "ये बोतल कहां से आई?" रीमा ने बिना और मुड़े कहा, "मां, वह शायद मैंने किसी के काम आते ही रख दी थी।" शकुंतला ने बोतल के ढक्कन को खोला तो अंदर से हल्की सी खुशबू आई, पर इस बार ऐसा महसूस हुआ कि यह महक किचन की सामान्य चीजों से नहीं, किसी रसायन की है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बोतल रखना चाहकर भी रख ना पाई, क्योंकि उसने बीच में सुना कि आरक्षित कप पर किसी ने हाथ रखा था और नहर के कमरे से धीमी सी फुसफुसाहट गुजरी थी, पर वह इतना नहीं पकड़ पाई कि किसकी आवाज थी। उस रात वह बोतल छिपाकर अपने बिस्तर के बगल में रखकर सोई, पर नींद नहीं आई। उसके दिमाग में वही डॉक्टर के शब्द घूम रहे थे, टॉक्सिक एक्सपोजर। उसने खुद को संयत रखने की कोशिश की, पर गहरी बेचैनी उसे घेर रही थी। दूसरी सुबह उसने फैसला किया कि उसे किचन की सख्ती से जांच करानी चाहिए। वह रोने सी ठहरी रही, पर हिम्मत जुटाकर अर्जुन के घर चल गई। अर्जुन ने उसकी बात सुनते ही गंभीर चेहरा लिया और कहा, "शकुंतला दीदी, यह मामूली बात नहीं लग रही। कल मैं छुट्टी लेकर कुछ चेक करवा कर आता हूं।" इस शब्द ने उसकी उम्मीदों को एक नया सुला दिया, क्योंकि अब उसके पास कोई भरोसेमंद साथी था जिसे वह अपनी बात कह सकती थी। उसी शाम जब अर्जुन आकर किचन की छांट छांट कर रहा था, रीमा अचानक बाहर निकली, चेहरे पर तिकड़मी मुस्कान और हाथ में कुछ अध्यादेशी तरीके का स्प्रे जैसा लिया हुआ। उसने अर्जुन को देखते ही बोतल छुपाने की कोशिश की, पर अर्जुन की नजरें तेज थीं। अर्जुन ने बिना कुछ कहे ही बोतल उठाई और उसका लेबल देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी और उसने कहा, "यह कोई घरेलू चीज नहीं दीदी।" ये शब्द जब रीमा के कानों तक पहुंचे तो उसकी चाल बदल गई और अचानक उसके चेहरे पर खींच झलक गई। अगले दिन अर्जुन ने फोनेटिक टेक्नीशियन बुलाने की बात कही और वह आने वाला समय शकुंतला के लिए पीड़ा और राहत दोनों लेकर आया। उसे डर था कि अगर सच कुछ गंभीर निकला तो क्या उसका घर, उसका परिवार, वही लोग जो उसका सहारा हैं, वही लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सांसों के साथ एक आशंका और क्षोभ भर गया, पर उसके भीतर अब एक और भावना भी उठ रही थी, सत्य को उजागर करने की ठानी। उसने रात में कुर्सी पर बैठकर अपनी हथेलियों में माथा रखा और सोचा, अगर यह सब सच है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और इस प्रण के साथ वह उस अगले दिन की तैयारी में लग गई। तैयारी कि कैसे वह उस महक की जड़ तक पहुंचे और खुद को और अपने घर को उस अनजानी खतरनाक हवा से बचाए। रात का वो समय जब पूरा घर शांत हो जाता है, सड़कें सूनी हो जाती हैं और हवा भी जैसे थक कर ठहर जाती है। ऐसे ही सन्नाटे में शकुंतला बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर नींद उससे कोसों दूर थी। उसके मन में दिन भर की घटनाएं तैर रही थीं। वह अजीब महक, किचन की रहस्यमयी बोतल, डॉक्टर की बात और रीमा के चेहरे पर छुपी बेचैनी। हर चीज जैसे किसी अनदेखे खतरे का संकेत दे रही थी। घड़ी ने रात के 2 बजाए और शकुंतला करवट बदलने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा जैसे घर में कहीं बहुत हल्की सी आवाज हुई हो, जैसे कोई पंजों के बल चलता हुआ कोई दरवाजा खोल रहा हो। वह उठकर बैठ गई। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। आवाज बहुत धीमी थी, पर साफ थी, किचन की ओर से आ रही थी। कुछ सेकंड उसने ध्यान से सुना, फिर धीरे से बिस्तर से उतरी और कान कमरे के दरवाजे पर लगाकर खड़ी हो गई। बाहर घर पूरी तरह शांत था, पर उस शांति में भी एक कंपन था, जैसे किसी की छुपी हलचल दीवारों को छू कर गुजर रही हो। उसने धीरे से कमरा खोला। लकड़ी की चटकती आवाज ने उसे डरा दिया। वो वह एक पल ठिठकी और फिर बहुत धीमे कदमों से किचन की ओर बढ़ी। उसका पैर जमीन पर पड़ता तो लगता जैसे दिल की धड़कन जमीन में उतर रही हो। किचन का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, इतना कि अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने गला सूखते हुए महसूस किया, फिर दरवाजे के बीच से झांक कर देखा।
अंदर कोई छाया हिल रही थी, बहुत धीमी, बहुत सावधान, जैसे कोई कोशिश कर रहा हो कि आवाज ना हो। उसकी सांसें थम गईं। क्या रीमा है? क्या अंकुर? या कोई और? उसने साहस जुटाया और दरवाजे को थोड़ा और धकेल कर देखा। किचन की हल्की रोशनी में किसी की पीठ दिख रही थी। वह शख्स सिंक के नीचे झुका हुआ था। शकुंतला का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह एक कदम पीछे हटने वाली थी कि तभी उस शख्स ने सिर मोड़ा। उसका दिल एक पल को रुक गया। वह रीमा थी। आधी रात को किचन में अकेले, कुछ छुपाते हुए, उस जगह पर जहां महक सबसे ज्यादा महसूस होती थी। रीमा के हाथ में वही काली बोतल थी जिसके ऊपर से अजीब महक आती थी। रीमा बोतल को ध्यान से पोंछ रही थी, जैसे उस पर लगे किसी पाउडर या निशान को साफ कर रही हो। वह इतनी तन्मयता से काम कर रही थी कि शकुंतला को पता ही नहीं चला कि उसकी सांसें कितनी भारी हो गई हैं। एक पल को शकुंतला का मन हुआ कि वह वहीं जाकर रीमा से पूछे, ये क्या कर रही हो? पर डर ने उसके पैरों को जकड़ लिया। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि यह वही लड़की है जिसे उसने बेटी जैसा मानकर घर में रखा था, जिसके लिए अपनी हर छोटी इच्छा भी त्याग दी थी। आखिर रीमा आधी रात को यह सब क्यों कर रही है? सिंक के नीचे वह क्या रख रही है? किचन की यह रहस्यमयी महक उसी बोतल से तो नहीं आती। रीमा ने अचानक बोतल को वापस सिंक के नीचे रखा और निशान मिटाने के लिए कपड़े से उस जगह को पोंछने लगी। उसकी हर हरकत में एक सावधानी थी, जैसे वह किसी बड़े राज को छुपा रही हो। फिर उसने मोबाइल निकाला और किसी को बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ, कर दिया है। रोज जैसा। उसे अब समझ नहीं आएगा कुछ। डॉक्टर ने भी कहा है कि ये सब उम्र की वजह से है, तो मामला आसान हो जाएगा। शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये शब्द किसी खंजर की तरह उसके दिल में उतर गए। रोज जैसा? उसे समझ नहीं आएगा। किसके बारे में बात कर रही थी? क्या सच में वह खुद? यह सब क्या हो रहा है? किसका प्लान था? रीमा की आवाज बेहद कम थी, लेकिन शकुंतला ने साफ सुना, हाँ, जल्दी मत करना। सब धीरे धीरे होगा। कोई शक भी नहीं करेगा। फिर उसने फोन बंद किया और सीधे किचन का लाइट बंद करने लगी। शकुंतला तुरंत पीछे हटी और छिपकर दीवार के पास खड़ी हो गई। रीमा बाहर आई। उसके चेहरे पर अजीब ढंग की संतुष्टि थी, जैसे कोई बड़ा काम पूरा कर आई हो। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। शकुंतला एक पल वहीं खड़ी रह गई। रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें कांप रही हैं। उसे पूरा शरीर ठंडा लगने लगा। वह बहुत धीरे धीरे अपने कमरे में लौटी और बिस्तर पर बैठ गई। उसका मन डर, सदमा और गुस्से के तूफान से भरा था। यह सब क्या है? क्यों हो रहा है? आवाज उसके भीतर गूंज रही थी। उसे याद आया कि जब उसने कहा था कि किचन में अजीब महक है, तो रीमा ने हमेशा मजाक उड़ाया था। उसे तब भी शक हुआ था, पर उसने कभी ऐसा भयानक सच सोच भी नहीं पाया था। अब टुकड़े जुड़ने लगे थे। वह अजीब महक, उसका रोज बीमार पड़ना, चक्कर आना, भूख खत्म होना, नींद टूटना, ये सब किसी प्राकृतिक बीमारी के लक्षण नहीं लगते थे। यह कुछ और था। कुछ ऐसा जिसे कोई जानबूझकर कर रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। उस पर ही हमला? क्यों? किस लिए? यह सवाल उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। अगर रीमा यह सब कर रही है, तो क्या अंकुर को इस सब का पता है? क्या वह भी शामिल है? या सिर्फ रीमा की साजिश? लेकिन रीमा फोन पर जिस आत्मविश्वास से बात कर रही थी, उसे साफ लग रहा था कि यह चीज अकेले की नहीं है। आधी रात बीतती गई और शकुंतला अपने बिस्तर पर बैठी डर के साए में हर आवाज को सुन रही थी। उसने अपने कमरे की खिड़की बंद की, दरवाजा थोड़ा लगाकर रखा और तकिए से चिपककर सोने की कोशिश की। पर नींद कहाँ आती। हर बार उसे लगता कि रीमा किचन में फिर जा रही है, फिर महक बाहर फैल रही है, फिर कोई जहर उसके शरीर में उतर रहा है। रात के अंतिम पहर में उसने एक निर्णय लिया। अब वह अकेले इस महक का राज नहीं ढूंढेगी, न ही रीमा से डरकर चुप रहेगी। सुबह होते ही वह अर्जुन को सब बताएगी। ये महक, ये बोतल, ये आधी रात की हलचल, सब। वह लेटी रही, दिल में बेचैनी लिए, और पहली बार उसे लगा कि उसका अपना घर अब सुरक्षित जगह नहीं रहा। दीवारें, जो कभी उसे सुरक्षा देती थीं,
अब उसे दबोचने सी लगी। और इस रात के बाद उसकी जिंदगी में आने वाला कल एक इंसानी चेहरे के पीछे छुपे असली सच को उजागर करने वाला था। एक ऐसा सच जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। अगली सुबह शकुंतला की आंख एक अजीब भारीपन के साथ खुली। पिछली रात की घटनाएं किसी सपने की तरह आंखों के सामने तैर रही थीं। रीमा का आधी रात किचन में होना, वह रहस्यमयी बोतल, फोन पर फुसफुसाते हुए उसके शब्द, और वह डरी हुई बेचैनी जिसे शकुंतला अब भी अपने सीने में महसूस कर रही थी। वह उठी तो सिर में तेज झंझनाहट थी और सांसें पहले से ज्यादा भारी। किचन की ओर देखते ही दिल कांप उठा। वह दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, पर अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं हुई। एक अजीब सी ठंडक उनके भीतर फैल गई थी। ये वो घर था जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया था, पर अब यह घर उन्हें किसी अनजाने खतरे के बीच फंसा हुआ लग रहा था। उन्होंने पानी का गिलास लिया और बरामदे में आकर चुपचाप बैठ गई। तभी उनकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी। अर्जुन गाड़ी साफ कर रहा था। अचानक उनका दिल कह उठा, उसे बता देना चाहिए, अकेले क्या लड़ूंगी। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ गईं। अर्जुन ने उन्हें आते देखा तो तुरंत पास आया। दीदी, आप ठीक तो हैं? चेहरा आज बहुत उतरा लग रहा है। शकुंतला ने अपने आप को संभालते हुए कहा। अर्जुन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। कुछ अजीब हो रहा है मेरे घर में। अर्जुन ने बिना देर किए उन्हें बैठाया और ध्यान से उनकी बात सुनी। किचन की वो महक, चक्कर, लगातार कमजोरी, काली बोतल और फिर बीती रात वाली घटना। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। दीदी, यह किसी आम घर की समस्या नहीं लगती। कोई रसायन, कोई धीमा झर, कुछ भी हो सकता है। आपको इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि शकुंतला को राहत की एक छोटी सी चिंगारी महसूस हुई। अर्जुन ने कहा, मैं पहले घर में आकर देखता हूं, फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। दोनों घर पहुंचे। जैसे ही अर्जुन किचन में गया, वह भी कुछ सेकंड में महक महसूस कर सका। हाँ, कोई गड़बड़ है। सीधी सी बात यह है कि यह महक खाना पकाने या गैस की नहीं है। यह कोई केमिकल लग रहा है। यह सुनकर शकुंतला की आंखें फैल गईं। यानी यह मेरा वहम नहीं था? अर्जुन ने तुरंत कहा। वहम नहीं, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तभी आवाज आई, मां, क्या हुआ? अंकुर बाहर आया। चेहरे पर जल्दी जल्दी का भाव था, जैसे उसे शकुंतला के अर्जुन से बात करने पर खलल पड़ा हो। अर्जुन ने तुरंत सीधे शब्दों में कहा, अंकुर, आपके घर की किचन में अजीब महक है। यह साधारण नहीं लगता। अंकुर ने चिढ़कर कहा, ओह प्लीज, अर्जुन भैया, मां को बेकार का डर मत दिलाइए। यह वही महक है जो पुराने घरों में आती है। पर उसकी आंखों में एक बेचैनी छिपी हुई थी, जिसकी परछाई शकुंतला ने तुरंत महसूस कर ली। इसी बीच रीमा भी बाहर आ गई। अरे मां जी, आप सुबह सुबह बाहर क्यों बैठी हो? अंदर आ जाइए। उसकी मुस्कान नकली सी थी, और यह नकल जितनी ही गहरी लग रही थी, उतनी ही झूठी। अर्जुन ने कहा, यह मामला डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और किचन की जांच किसी प्रोफेशनल से करवानी ही पड़ेगी। अंकुर ने खींचकर कहा, दीदी, आपने अर्जुन भैया को इतनी बड़ी बात क्यों बता दी? घर की बातें बाहर ले जाके क्या फायदा? शकुंतला कुछ बोल ना पाई। उनके भीतर कहीं डर, कहीं अपराध बोध, कहीं सच्चाई और कहीं संकोच सब साथ मिला हुआ था। दोपहर में अर्जुन के जोर देने पर शकुंतला डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया, और इस बार उसकी भौहें और चढ़ गईं। आपके शरीर में हल्के विषाक्त रसायन के असर के लक्षण दिख रहे हैं। शकुंतला सन्न, मतलब जहर? डॉक्टर ने गहरी आवाज में कहा। धीमा असर करने वाला। यह पानी, हवा या खाने से शरीर में पहुंच सकता है। आपको तुरंत यह पता लगाना होगा कि यह आपके शरीर में आ कहां से रहा है। शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। डर, धोखा और अनजानी असहायता उसे काटने लगी। पर डॉक्टर के शब्दों ने उसके भीतर एक जवाबदेही जगा दी। घर का हर कोना, हर आवाज, हर चेहरा अब उसे सवालों से घिरा लग रहा था। अर्जुन ने डॉक्टर की बात सुनकर तुरंत कहा, दीदी, अब यह मामला गंभीर हो गया है। हमें तुरंत किचन की जांच करानी होगी। जब वे घर लौट रहे थे, रीमा सड़क पर खड़ी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। वह उन्हें आते देख
अचानक शांत हो गई और मोबाइल अपनी साड़ी में छिपा लिया। शकुंतला ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। वहां कुछ तो था, एक डर या शायद एक राज। घर पहुंचते ही अंकुर ने नाराजगी जताते हुए कहा, मां, आप बाहर जाकर हमारी बदनामी कर रही हैं। ये महक वहक कुछ नहीं होती। डॉक्टर भी बस डराते हैं। शकुंतला ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, नहीं बेटा, यह मेरे मन का डर नहीं, सच है। रीमा ने बीच में आकर कहा, अगर आपको इतनी परेशानी है तो हम किचन में कुछ भी नया नहीं बनाएंगे, ठीक? उसकी मुस्कान में खटक थी। शकुंतला सीढ़ियों पर बैठ गई। उनकी आंखें नम थीं। क्या मेरा ही घर मेरे खिलाफ हो रहा है? अर्जुन पास आया। दीदी, चुप मत रहिए। सच्चाई आपसे नहीं छिप सकती। शाम को जब रीमा बाजार गई और अंकुर ऑफिस के बहाने बाहर निकला, अर्जुन वापस आया और बोला, दीदी, अब किचन खोलकर पूरी जांच करते हैं। शकुंतला का दिल धड़कने लगा, लेकिन यह जरूरी था। जैसे ही अर्जुन ने सिंक के नीचे की तख्तियां हटाईं, शकुंतला की सांसें अटक गईं। वहां वही काली बोतल रखी थी जिसे उसने आधी रात को रीमा के हाथ में देखा था, पर इसके साथ एक और छोटा पैक था जिसमें सफेद पाउडर भरा हुआ था। अर्जुन ने बोतल उठाकर कहा, दीदी, ये कोई घरेलू चीज नहीं, यह केमिकल कंटेनर है। शकुंतला का गला सूख गया। तो मैं सही थी, अर्जुन ने कहा। अब अगला काम, इसकी जांच करवाना, चाहे कोई कुछ कहे। सच अब छिपेगा नहीं। शकुंतला वहीं बैठ गई। आंखें बंद करके उन्होंने गहरी सांस ली। अब खेल बदल चुका था। पहला खुलासा हो चुका था और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाली रिपोर्ट उनके जीवन का सच ऐसे बदलेगी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगली सुबह शकुंतला की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सूरज उगने से पहले ही जाग गई। आंखें खुलते ही सबसे पहला ख्याल किचन और उस काली बोतल का आया जो कल अर्जुन ने सिंक के नीचे से निकाली थी। रात भर उनका मन भय और संदेह के बीच झूलता रहा था। अगर यह सच में जहर है तो कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है? और सबसे दर्दनाक सवाल, क्या इस घर में कोई ऐसा भी है जो उन्हें मरते हुए देखना चाहता है? सुबह अर्जुन समय पर पहुंचा। उसके साथ एक टेक्नीशियन था, एक अनुभवी, सख्त चेहरे वाला आदमी। उसने एक छोटा सा बैग लिया हुआ था जिसमें कुछ उपकरण और टेस्टिंग मशीनें थीं। अर्जुन ने अंदर आते ही कहा, दीदी, आज सब साफ हो जाएगा। हम अब अंदाजों पर नहीं चलेंगे। रीमा और अंकुर दोनों घर में मौजूद थे और अर्जुन को देखते ही उनके चेहरों की हवा बदल गई। अंकुर ने नाखुशी से पूछा, ये कौन है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, किचन की जांच करने आए हैं, जो आपकी मां की तबीयत खराब होने का कारण पता करेंगे। रीमा तुरंत बोली, लेकिन ये सब क्यों? मैंने तो कहा था कि। अर्जुन ने बीच में बात काट दी, क्योंकि आपके कहने से अब कुछ साबित नहीं होता। डॉक्टर ने विष का शक जताया है, जांच जरूरी है। रीमा की आंखें एक पल को कांपी, पर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, करवाइए जांच, हमें क्या आपत्ति। टेक्नीशियन किचन में घुसा और उसने सिंक, चूल्हे, दीवारों, पाइप और टाइल्स को अलग अलग उपकरण से स्कैन करना शुरू किया। शकुंतला दरवाजे के पास खड़ी थी। उनका दिल मानो धड़कता नहीं, बल्कि धक धक कर झंझना रहा था। हर बार जब मशीन बीप करती, उनकी सांस थम जाती। टेक्नीशियन ने सिंक के नीचे की अलमारी खोली। वहां उसे वही काली बोतल मिली। उसने उसे अपने दस्ताने वाले हाथ से उठाया, सूंघा और तुरंत बोला, यह सामान्य बोतल नहीं है, यह केमिकल कंटेनर है। इसके अंदर शायद कोई लिक्विड मॉड्यूल रहा हो। अर्जुन ने पूछा, क्या यह खतरनाक चीज हो सकती है? टेक्नीशियन ने सिर हिलाया, बहुत संभव है, लेकिन ठहरिए, यहां एक और चीज है। उसने सिंक के सबसे कोने की तख्ते को हटाया। जैसे ही वह लकड़ी का ढक्कन खुला, शकुंतला का दिल जोर से धड़का। अंदर एक छोटी सी धातु की मशीन थी, काला छपटा डिब्बा जिसके कई किनारों पर छोटे छेद बने थे और एक जगह पतली नली दीवार के अंदर की तरफ जाती दिख रही थी। अर्जुन ने चिल्लाया, यह क्या है? टेक्नीशियन गंभीर हो गया। मैडम, आपने कहा था कि किचन में महक आती है, सही? शकुंतला कांपते हुए बोली। हां, वह बोला, यह एक डिस्पर्शन डिवाइस है।
इससे हवा में किसी भी प्रकार का तरल या गैस बहुत धीमी मात्रा में छोड़ी जा सकती है। शकुंतला जैसे पत्थर की हो गई, आंखें फैल गईं, होंठ सूख गए। उन्होंने कंपाते हुए पूछा, मतलब कोई कोई मेरी किचन में जहर फैला रहा था? टेक्नीशियन ने मशीन के तारों को देखते हुए कहा, यह कोई बच्चे वाला मजाक नहीं, यह प्लान बनाकर लगाया गया है। इस डिब्बे से आने वाला पदार्थ जब चूल्हे या गर्म सतह से टकराता होगा, तब महक बनती होगी और वह हवा में घुलकर सीधे आपके शरीर पर असर कर रही है। अंकुर ने तुरंत विरोध किया, यह क्या बकवास है? ऐसा कौन करेगा? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, यह सवाल तुम खुद से भी पूछ सकते हो। अंकुर का चेहरा लाल हो गया। रीमा ने हड़बड़ाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। पर उसकी आवाज में जो घबराहट थी, वह छुपाई नहीं छिप रही थी। टेक्नीशियन ने आगे जांच जारी रखी। उसने एक छोटा सैंपल लिया और बोला, मैं इसे लैब भेजूंगा, 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। अर्जुन ने कहा, क्या यह जानलेवा हो सकता है? टेक्नीशियन ने कहा, अगर इसे लगातार उपयोग किया जाए तो यह शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, अंगों पर असर करता है और अंत में मौत भी हो सकती है, बिल्कुल धीमी मौत की तरह। शकुंतला की आंखों से आंसू गिर पड़े। वे दीवार पकड़कर खड़ी रहीं। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका पूरा अस्तित्व हिला दिया है। वह घर, जहां उन्होंने अपने पति के साथ सपने बुने थे, जहां बेटे को गोद में खिलाया था, क्या वही घर उनकी मौत का जाल बन चुका था? अर्जुन ने उनका कंधा पकड़ा। दीदी, घबराइए मत, अब सब सच सामने आएगा। रीमा और अंकुर दोनों अब चुप थे, पर उनके चेहरों पर उभरता डर साफ दिख रहा था। रीमा पसीना पोंछ रही थी और अंकुर बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई बहाना ढूंढ रहा हो। जांच खत्म होने के बाद टेक्नीशियन ने कहा, मैंने सब नोट कर लिया है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि यह साधारण मामला नहीं है। यह सीधा सीधा अटेम्प्ट टू हार्म का केस बनता है। शकुंतला यह सुनकर फिर लड़खड़ा गई। अर्जुन ने उन्हें संभाला और भीतर कमरे में ले गया। वह वहां दीवार के सहारे बैठ गईं, चेहरे पर दर्द, सदमा और अविश्वास की लकीरें। मैंने किसे जन्म दिया था? किसे घर में जगह दी थी? किस पर भरोसा किया था? उनके मन में घूमने लगा। क्या अंकुर ऐसा कर सकता है? क्या रीमा ने यह सब अकेले किया? क्या दोनों मिलकर, या कोई तीसरा? सवालों के भंवर में डूबती उतराती शकुंतला सोच भी नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या होगा। अर्जुन ने कहा, दीदी, अब डरना बंद कीजिए। जो भी यह कर रहा है, वह पकड़ा जाएगा। शकुंतला की आंखें नम थीं। लेकिन अर्जुन, अगर वह मेरे ही घर का अपना निकला तो? अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। फिर भी सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस पूरे हंगामे के बाद घर में एक अजीब सन्नाटा पसरा रहा। शकुंतला अपने कमरे में चुप बैठी थी, पर हर सांस के साथ उन्हें लगता कि अब उनके जीवन का सबसे बड़ा सच खुलने वाला है। शाम ढल रही थी और उसी अंधेरे के बीच जैसे किसी बड़े तूफान की आहट घर की दीवारों पर टकरा रही थी। रिपोर्ट आने वाली थी और वह रिपोर्ट इस घर के असली चेहरे को उजागर कर देगी। रात भर शकुंतला सो न सकी। जिस घर में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, उसी घर की हवा अब उनके लिए खतरा बन चुकी थी। घड़ी की हर टिक टिक उन्हें और बेचैन कर रही थी। सुबह होने से पहले ही उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा अब भी दीवारों से चिपका हुआ था, पर भीतर चल रही दहशत अंधेरे से भी गहरी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, सांस भारी थी और मन में वही सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर यह सब एक साजिश है, तो उसके पीछे कौन है? किसके मन में इतना जहर भरा था कि उसने उनकी जान लेने की सोची? सूरज हल्का सा उगा ही था कि अर्जुन दरवाजा खटखटाते हुए आ गया। शकुंतला ने दरवाजा खोला तो अर्जुन ने उनकी हालत देखकर पूछा, दीदी, नींद नहीं आई? शकुंतला ने धीमी आवाज में कहा, कैसे आती अर्जुन? मेरी सांसों में ही जहर मिला है शायद। अर्जुन शांत स्वर में बोला, आज लैब की रिपोर्ट आ जाएगी। और हां, मैंने अपने एक परिचित क्राइम विश्लेषक को भी फोन किया है। वह शाम तक आ सकते हैं। अब यह सिर्फ महक या बोतल का मामला नहीं, यह सीधा अपराध है। अचानक पीछे से रीमा आ गई।
उसके चेहरे पर वह बनावटी मुस्कान आज और भी ज्यादा खटक रही थी। उसने कहा, अरे मां जी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? ये अर्जुन भैया तो हमेशा ज्यादा सोचते हैं। अर्जुन ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा, पर रीमा बेपरवाह बनकर रसोई की ओर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसके मन पर कोई बोझ ना हो। किचन का दरवाजा बंद होते ही शकुंतला ने अनायासी कहा, अर्जुन, यह लड़की कुछ छुपा रही है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं भी यही महसूस कर रहा हूं दीदी। करीब दोपहर को लैब का बंद लिफाफा आया। शकुंतला के हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने लिफाफा लिया और सावधानी से खोला। अंदर दो पन्ने थे। पहले पन्ने में रिपोर्ट की जानकारी और दूसरे में विश्लेषण। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। फिर वह धीरे धीरे बैठ गया। शकुंतला का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या है उसमें? बोलो अर्जुन। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, दीदी, यह पदार्थ बेंजीन मिक्स्ड टॉक्सिन है। यह एक ऐसा केमिकल होता है जिसे हवा में बहुत कम मात्रा में फैलाकर व्यक्ति को धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। शुरुआत में सिर दर्द, चक्कर और थकान, फिर सांस की समस्या, और अगर लंबे समय तक संपर्क में रहे तो जानलेवा साबित हो सकता है। शकुंतला को लगा जैसे जमीन पैरों तले से खिसक गई हो। उन्होंने दीवार का सहारा लिया। उनकी आंखें नम होने लगीं। मतलब, कोई मुझे धीरे धीरे मारना चाहता है? यह शब्द कहते ही उनकी आवाज टूट गई। अर्जुन ने कहा, हां दीदी, और यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। यह प्लान्ड है। किसी ने जानबूझकर सिंक के नीचे वह डिस्पर्शन डिवाइस लगाया है। यह आम इंसान नहीं कर सकता। किसी को इस केमिकल की जानकारी थी। किसी को यह पता था कि इसका असर क्या होगा। अचानक पीछे से आवाज आई, यह सब झूठ है। अंकुर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज गुस्से में कांप रही थी। तुम लोग मेरे घर को ड्रामा बना रहे हो। अर्जुन खड़ा हुआ। अंकुर, सच को झूठ कह देने से वह बदल नहीं जाता। लैब की रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। अंकुर ने कागज छीनने की कोशिश की, पर अर्जुन ने हाथ पीछे कर लिया। तुम इसे छू भी नहीं सकते। अंकुर ने शकुंतला की ओर देखा। मां, आपको इन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सारे टेस्ट गलत भी तो हो सकते हैं। पर उसकी आवाज कांप रही थी, और शकुंतला अब उसकी आंखों के भीतर झांक पा रही थी। वहां घबराहट थी, अपराधबोध था, या किसी और का असर। वे समझ नहीं पा रही थी। तभी रीमा बाहर आई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, यह सब अर्जुन की चाल है। वह चाहता है कि आप हमसे दूर हो जाएं। हम क्यों आपको नुकसान पहुंचाएंगे? उसकी आवाज तेज थी, पर चेहरे की घबराहट उससे भी तेज। शकुंतला चुप रही। अब वह दोनों को देखकर सिर्फ एक ही चीज समझ पा रही थी। दोनों कुछ छुपा रहे थे। अर्जुन ने कहा, मैंने क्राइमिनलिस्ट को बुलाया है। वह इस डिब्बे की संरचना देखकर बता सकेगा कि इसे किसने लगाया होगा। यह सुनकर रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत बोली, अंकुर, चलो अंदर। पर अंकुर वहीं जड़ हो गया था, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम को क्राइम एनालिस्ट आया। मंझले कद का, तेज आंखों वाला आदमी। उसने सिंक के नीचे की वो मशीन देखी, उसे हाथ में उठाकर घुमाया, फिर दीवार में घुसी पतली पाइपनेस को जांचा। उसने कहा, यह बहुत प्रोफेशनली लगाया गया है। यह कोई आम गृहिणी या अनपढ़ इंसान नहीं लगा सकता। यह या तो केमिकल नॉलेज रखने वाला व्यक्ति कर सकता है, या जिसने यह तकनीक कहीं से सीखी हो। शकुंतला की आंखें धीमे धीमे रीमा और अंकुर पर गईं। उनके चेहरे बदल रहे थे। एनालिस्ट ने आगे कहा, इस मशीन को चलाने के लिए हर 2-3 दिन में कंटेनर में लिक्विड भरना पड़ता है। मतलब, जिसने भी यह लगाया है वह नियमित रूप से इसे भरता रहा होगा। यह सुनते ही पूरा सच जैसे धीरे धीरे शकुंतला के सामने उभरने लगा। महक हर सुबह क्यों आती थी? कमजोरी क्यों बढ़ती जा रही थी? रीमा हर सुबह सबसे पहले किचन में क्यों जाती थी? और सबसे डरावना, वह बोतल जो आधी रात को रीमा के हाथ में थी। शकुंतला का दिल बैठ गया। क्या रीमा ही? पर यह सवाल अभी जुबान पर नहीं आया था। अर्जुन ने पूछा, क्या हम बता सकते हैं कि यह सब कितने समय से चल रहा है? एनालिस्ट ने कहा, कम से कम 1 महीना, और आखिरी 3 हफ्तों में मात्रा बढ़ाई गई है। शकुंतला की आंखें भर आईं।
3 हफ्तों से तो वह लगातार बेहोशी जैसी हालत में थीं, और यह कोई संयोग नहीं था। अर्जुन उनकी ओर झुका। दीदी, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं, पर आपको मजबूत रहना होगा। ये साजिश बहुत साफ है। अंकुर बोल पड़ा। नहीं, ये सब गलत है। कोई भी ये सब मेरे घर में नहीं कर सकता। ये मशीन तुम लोगों ने खुद रखी है। रीमा तुरंत बोली। हाँ, हाँ, ये सब फंसाने के लिए किया गया है। पर उसकी आंखों में वह अपराध छिप नहीं पा रहा था। एनालिस्ट ने बोतल की ओर इशारा किया। क्या यह बोतल आपकी है? रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर झूठ बोलने की कोशिश करते हुए बोली, न नहीं, ये मेरी नहीं। पर उसकी हकलाहट सब कुछ कह चुकी थी। शकुंतला उसी जगह बैठ गई। उनकी आवाज फट चुकी थी। रीमा, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? पर रीमा ने आंखें फेर ली। अर्जुन ने शकुंतला के कंधे पर हाथ रखा। दीदी, अब सच सामने आने लगा है, और अब यह रुकने वाला नहीं। जो भी यह सब कर रहा है, वह पकड़ा जाएगा, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। और उसी क्षण शकुंतला ने महसूस किया, उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। सच की आग बुझने की बजाय और भड़क रही थी, और अगला खुलासा शायद पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। रिपोर्ट की समझ में आने के कुछ ही घंटों के भीतर घर की हवा बदल गई थी। जो लोग सुबह तक मुस्कुराकर चाय पीते दिखाई देते थे, अब उनकी आंखों में वही घबराहट और बचने की कोशिश साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने कहा था, सच सामने आ जाएगा। पर सच का रूप जिस तरह से सामने आया, उसने शकुंतला की धड़कनें थाम दी। क्राइम एनालिस्ट ने घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के लिए भी एक अनुरोध किया था, क्योंकि वे समझ रहे थे कि जिस तरह से डिवाइस नियमित रूप से भरा गया, उसमें अंतर्गत कोई इंसानी हड्डी नहीं थी। कुछ तो लगातार आता जाता रहा होगा। फुटेज मिलते ही जो दिखाई दिया, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। रीमा रात के उस समय किचन में अकेले नहीं जाती दिखी, बल्कि कई बार रात में वह सावधानी से बाहर आती जाती दिखी। पर फुटेज की एक दूसरी कैमरा एंगल में अंकुर का एक झुकाव भी पकड़ा गया। वह आधी रात कुछ फाइलों के साथ बैठा दिखा, खिड़की से बाहर किसी को देख रहा था, और फिर छुपते हुए नीचे उतरता हुआ दिखा। एक और फुटेज में साफ दिखा कि नेहा जैसा कोई बाहर से आकर बगल के गलियारे में रुका, और उसने हाथ से कुछ छोटा ही दिया, जैसे पैसे या कोई पैकेट, फिर भाग गया। इस सब के बीच रीमा की उस आधी रात की फुटेज क्लियर हो गई, जिसमें वह सिंक के नीचे से काला डिब्बा निकालती, उसे चेक करके वापस रखती, और फिर मोबाइल पर किसी से फुसफुसाकर कहती, कल कुछ जरूरी है, सब सही होना चाहिए। ये दृश्यों की एक श्रृंखला थी, जिसने घर के भीतर की चालों को पर्दे से निकाल दिया। जब अर्जुन ने यह फुटेज शकुंतला को दिखाई, तो उनकी आंखों के सामने सारी तस्वीर घूम गई। वह वही पुत्र था जिसे उन्होंने गोद में पाल पोस कर बड़ा किया था, वही जिसने शादी करके अपने घर में अपनी पत्नी को लाया था, और अब वही पुत्र अपनी मां के खिलाफ षड्यंत्र रचता दिख रहा था। पुलिस को यह फुटेज भेजा गया, और उसी शाम थाने से 2 अधिकारी घर पहुंचे। पहले तो अंकुर ने नकारा। नेहा ने आंसुओं के साथ रो रो कर कहा कि यह सब सौदाबाजी है। पर जब अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ की और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की, तो सच और भी भड़क उठे। अंकुर के खाते में पिछले 3 महीनों में कई संदिग्ध लेन देन दिखे, जो कुशलतापूर्वक छोटे छोटे किस्तों में किए गए थे। इन्हें ट्रेस करने पर वही नंबर आए जिनसे कुछ धनराशि उसी रात को रीमा के फोन पर भेजी गई थी। और सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब बैंक रिकॉर्ड ने बताया कि अंकुर पर कर्ज था, लगभग 50 लाख रुपए, और कर्जदार लगातार फोन करके दबाव बना रहे थे, नोटिस भेजते रहे थे। घर का वह शांत सा चेहरा अब एक आर्थिक तूफान के बीच दिखाई दिया। पुलिस ने पूछताछ में पाया कि रीमा का एक पूर्व स्रोत रहा था, जो संभाल कर केमिकल और स्प्रे सिस्टम उपलब्ध कराता था, और रीमा ने उसी के साथ मिलकर धीरे धीरे वह डिस्पर्शन डिवाइस लगाया। उसका मकसद साफ था, अगर शकुंतला बीमार या मर भी जाएंगी, तो घर का कानूनी मसला सजल रूप से अंकुर व रीमा के पक्ष में जाएगा, और वह प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। कर्ज चुकाने और बदले में मिलने वाले पैसों का रास्ता खुल जाएगा। ये सारी बातें जब सामने आईं,
तो अंकुर की पलटी पलट गई। उसने कहा कि वह दबाव में था, कर्ज में फंसा हुआ था, डर से उसने गलत रास्ता अपनाया। पर बयान में ही वह कई बार उलझा दिखा। रीमा ने शुरू में हर इल्जाम ठुकराए, पर फुटेज, बैंक स्टेटमेंट और टेक्नीशियन की रिपोर्ट ने उसकी दलीलों की हवा निकाल दी। परिवार के मेहमानों और पड़ोसियों के सामने अब नए भाव उभर आए। कुछ तो शोक में डूबे, कुछ घृणा से भर गए, और कुछ चहलकदमी कर रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पुलिस ने तत्काल सुरक्षा के उपाय किए और डिस्पर्शन डिवाइस को जब्त कर लिया। फिर अंकुर और रीमा दोनों को बाकायदा समन देकर थाने बुलाया गया। पूछताछ के दौरान जो बात सबसे जोरदार निकली वह थी जब रीमा का मोबाइल डिक्टेशन खोला गया। उसके कुछ संदेश और कॉल रिकॉर्ड्स ने साबित किया कि उसने जानबूझकर वह कैमूर व्यवस्था की और बार बार यह सुनियोजित किया कि कैसे महक वक्त के साथ बढ़े और उसकी सास की हालत बिगड़े। कॉल लॉग से स्पष्ट हुआ कि वह कई बार उन लोगों से संपर्क में रही जो न केवल केमिकल सप्लाई करते हैं, बल्कि ऐसे मामलों के लिए रणनीति भी बनाते हैं। यानी यह योजना पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से रची गई थी। संदिग्धों ने आश्वस्त किया था कि धीरे धीरे असर होने से कोई संदिग्ध अधिकारी या पड़ोसी तुरंत शक नहीं करेगा और केस को एक प्राकृतिक बीमारी के रूप में रजिस्टर करवा दिया जाएगा। इन खुलासों के बाद घर में जो माहौल था वह अब और बिगड़ गया। अंकुर और रीमा के रिश्तेदार सामने आने लगे। कुछ ने मीडिया को खबर दे दी, तो पूरा इलाका चर्चा में आ गया। अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी, जिसमें चिन्हित लक्षण और केमिकल की मौजूदगी का उल्लेख था। इन सब का मतलब था कि अब मामला सिर्फ पारिवारिक कलह नहीं रह गया था, यह एक संगठित अपराध बन चुका था। पुलिस ने अगले दिन कोर्ट में त्वरित वारंट के लिए आवेदन किया, और जब दोनों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया, तो अंकुर के चेहरे पर जो थोड़ा सा पछतावा दिखा, उसने कुछ लोगों को तरस दिला दिया। पर ज्यादातर की निगाहें ठंडी और समझदार थीं। वे शर्म और गुनाह की मिलीजुली भावनाएं थीं। शकुंतला ने जब यह सब देखा, तो उनके भीतर एक अजीब खालीपन उभर आया। एक तरफ उसे न्याय की उम्मीद थी, दूसरी तरफ बेटे की बेवफाई की वास्तविकता ने उसे अंदर तक जला दिया। वह रोई भी, पर वह रोना कोई कटु तड़प नहीं था, बल्कि वह एक तरह की मुक्ति भी थी, क्योंकि अब झूठ की परतें हटती जा रही थीं। पड़ोसियों का समर्थन अर्जुन के रूप में अधिक स्पष्ट हुआ। उसने मीडिया के सामने खुलकर बताया कि कैसे उसने शकुंतला की बात पर भरोसा रखा और सच्चाई उजागर करने में मदद की। कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए जज ने तात्कालिकता देखी और मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों के खिलाफ प्रयास हत्या और संपत्ति हड़पने के आरोपों की फाइलिंग के निर्देश दिए। घर के लोगों की जिंदगी इस घटना के बाद दो हिस्सों में बंट गई। एक वह जो पहले थी, दूसरे वह जो अब होगी। और सबसे बड़ी सीख यह थी कि कभी-कभी अपना सा दिखने वाला रिश्ता सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आखिर में जब पुलिस अंकुर रीमा को लेकर गाड़ी में चढ़ी, तो न सिर्फ उनके कदम थमे, बल्कि पूरे मोहल्ले में एक सन्नाटा फैल गया। सब हैरत में थे कि कैसे एक सामान्य सी दास्तां इतनी काली मोड़ ले सकती है। और शकुंतला की आंखों में अब सिर्फ वही दृढ़ता बची थी कि न्याय होगा, चाहे जितना भी दर्द झेलना पड़े। रिपोर्ट आने वाला दिन शकुंतला के लिए किसी फैसले के दिन से कम नहीं था। सुबह से ही उनके सीने में अजीब सा बोझ था, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। अर्जुन सुबह 7 बजे ही आ गया था। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो किसी बड़े सच के आने से पहले होती है। उसने कहा, दीदी, लैब से फोन आया है, रिपोर्ट बनकर तैयार है, किसी भी वक्त यहां पहुंच जाएगी। यह सुनते ही शकुंतला की उंगलियां कांप गईं। उन्हें लगा जैसे उनके अंदर का हर अंग एक अनजानी सुनामी का सामना करने के लिए थम गया है। रीमा उस वक्त रसोई में थी, पर वह हर 2 मिनट में बाहर झांक रही थी, मानो उसे भी इस रिपोर्ट के आने से डर लग रहा हो। इतना कि उसके हाथों की हरकतों में भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अंकुर कमरे के अंदर था, पर बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर एक बनावटी नॉर्मलपन दिखा। मां, ये सब जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तुम लोग हवा बना रहे हो।
शकुंतला ने पहली बार आंखें उठाकर उसे सीधा देखा। वह नजरिया इतना टूट चुका था कि अब बेटे को पहचानना भी मुश्किल लग रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और घर का माहौल अचानक जकड़ गया। अर्जुन तेजी से दरवाजे की ओर गया। पोस्टमैन ने एक बड़ा सीलबंद लिफाफा दिया, लैब का मोहर लगा हुआ। शकुंतला की सांस लगभग रुक चुकी थी। अर्जुन ने लिफाफा धीरे से खोला। उसकी आंखें एक एक लाइन पढ़ते हुए सिकुड़ती गईं और फिर वह अचानक गंभीर स्वर में बोला, दीदी, इसमें साफ लिखा है कि आपकी किचन की हवा में लगातार बेंजीन मिश्रित टॉक्सिन फैलाया जा रहा था। यह एक जानलेवा रसायन है। इतना सुनते ही रीमा के हाथ से गिलास गिर गया। वह किसी हिलती टहनी की तरह कांप उठी। अंकुर की आंखों में सदमे का नहीं, बल्कि पकड़े जाने का डर चमक उठा, जिसे शकुंतला ने पहली बार साफ देखा। अर्जुन ने आगे पढ़ते हुए कहा, और रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सिंक के नीचे लगे डिवाइस को हर 2-3 दिन में भरा गया है। यानी यह कोई एक बार की गलती नहीं, बल्कि लगातार किसी ने यह जहर आपके घर की हवा में घोला है। यह सुनकर शकुंतला का शरीर सुन्न हो गया। वह सोफे पर बैठ गईं, जैसे उनके पैरों में जान ही न बची हो। उनकी आंखें खाली थीं, पर उनके दिल में हजारों सवाल गूंज रहे थे। कौन? क्यों? किसके इशारे पर? पर उन्हें जवाब देने वाला कोई नहीं था। तभी रीमा चिल्लाई, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। यह सब अर्जुन की चाल है। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई शिकारी जानता हो कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। अंकुर तुरंत बोल पड़ा, हां मां, यह सब फर्जी है। कोई हमारे घर में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले होता था। इस बार उसमें एक हड़बड़ी थी, एक डर था, एक अपराध का बोझ था। अर्जुन ने लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। अंकुर, पढ़ लो। अगर तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो खुद पढ़ लो। अंकुर ने लिफाफा छूते ही हाथ पीछे खींच लिए, जैसे उसमें आग जल रही हो। उसकी आंखें शकुंतला से मिली, जिनमें अब कोई इज्जत नहीं, कोई संवेदना नहीं, बस अपराध की छाया थी। शकुंतला के अंदर कुछ छटक गया। वह बोली, अंकुर, क्या तुम जानते थे यह सब? अंकुर ने तुरंत नकारा, नहीं मां, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों करूंगा ऐसा? पर उसके चेहरे पर आई घबराहट की लहर किसी सच्चाई की गवाही दे रही थी। तभी अर्जुन ने एक और दस्तावेज निकाला। दीदी, इसमें लिखा है कि यह टॉक्सिन बहुत महीन मात्रा में फैलाया जाता है, ताकि बीमारी लगे और मौत धीरे धीरे हो, एक सामान्य बीमारी की तरह। यह सुनते ही शकुंतला के होंठ सूख गए। यही तो हो रहा था पिछले 1 महीने से। अचानक चक्कर, सिर दर्द, सांस फूलना, भूख खत्म, और हर बार रीमा कहना, मांझी, उम्र हो रही है आपकी। अब सारी तस्वीर साफ हो गई थी, जैसे किसी ने उनकी आंखों से पर्दा हटाया हो। रीमा अचानक जमीन पर बैठकर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती नहीं। उसके रोने में डर अधिक था, पछतावा नहीं। तभी अर्जुन बोला, रीमा, आधी रात को किचन में क्या कर रही थीं? किससे फोन पर बात कर रही थीं? बोतल तुमने ही छुपा कर रखी थी या किसी और ने? रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि वह सच उजागर नहीं करना चाहती। शकुंतला ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों मुझे मारना चाहते थे? यह सवाल कमरे की हवा को बर्फ की तरह जमा गया। रीमा के चेहरे पर डर का साया और गहरा हुआ, और अंकुर ने चेहरा झुका लिया। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। तभी बाहर सायरन की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पहले से ही पुलिस को खबर दे दी थी कि रिपोर्ट आ चुकी है और यह मामला साफ अटेम्प्ट टू मर्डर की श्रेणी में आता है। पुलिस अंदर आई और सारी रिपोर्ट ले गई। अधिकारी ने कहा, अब आगे की पूछताछ में असली अपराधी सामने आ जाएगा। अंकुर ने हड़बड़ाकर कहा, मैं नहीं करूंगा पुलिस के साथ बात। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। पर पुलिस ने सख्ती से कहा, आप कहीं नहीं जा सकते। रीमा पलंग से उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में तबाही फैल चुकी थी। शकुंतला ये सब देख रही थी, पर उनके दिल में कोई जीत का एहसास नहीं था। सिर्फ एक मां का टूटा हुआ दिल था जो पूछ रहा था, कहां गलती हो गई? किस दिन? किस लम्हे? शायद वह लम्हा वही था
जब बेटे ने अपने रिश्ते से बड़ा पैसा समझ लिया था। और अब जब रिपोर्ट सामने आ चुकी थी, घर सिर्फ सच से नहीं बल्कि तूफान से भर चुका था। एक ऐसा तूफान जिसमें किसी की उम्मीदें, किसी का विश्वास और किसी का रिश्ता सब उड़ने वाला था। रिपोर्ट आने के बाद पूरे घर में जैसे कोई अदृश्य ज्वालामुखी फट चुका था। दीवारें मौन थीं, लेकिन हर कोना उन टूटते रिश्तों की चीखें सुन रहा था, जिन्हें शायद अब कभी नहीं जोड़ा जा सकता। पुलिस अंकुर और रीमा को थाने ले गई थी, लेकिन शकुंतला के भीतर जो तूफान उठ रहा था, वह किसी भी कानूनी कार्रवाई से बड़ा था। यह तूफान था एक मां के दिल का, जिसे अपने ही बेटे ने मौत की राह पर धकेला। वह बेटा जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल कुर्बान कर दिए, जिसके लिए दिन रात मेहनत करके घर चलाया, जिसके लिए वह हर बार दुनिया से लड़ खड़ी हुई, और वही बेटा आज उसके लिए जहर का रास्ता चुन रहा था। इस सच ने उसे भीतर से ऐसे तोड़ा कि उसके शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था। अर्जुन उनके पास बैठा था, उसकी उपस्थिति उन्हें थामे थी, लेकिन उसके दिल में भी यह दर्द था कि एक परिवार किस तरह लालच और कमीनेपन के बोझ से अपने ही खून को दांव पर लगा देता है। शकुंतला बिना कुछ बोले खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शाम ढल रही थी, सूरज की लालिमा दीवारों पर फैल रही थी, पर भीतर की अंधेरी भावनाएं किसी रोशनी को जगह नहीं दे रही थीं। उनका मन सवालों में डूब गया। क्या उन्होंने मां होने में कमी छोड़ी? कहां गलती हुई? किस मोड़ पर उनका बेटा इतना बदल गया? जब अंकुर पहला कदम चलना सीख रहा था, तब उन्होंने उसकी उंगली पकड़ी थी। जब वह रोता था, तो सारी रात उसका माथा सहलाकर खुद को भी रुला देती थी। जब उसने पहली नौकरी पाई थी, तब वह गर्व से भर उठी थी। और अब वही बेटा उनके मरने का इंतजार करता रहा। क्या सच इतना बेरहम हो सकता है? अर्जुन ने धीरे से कहा, दीदी, आपको हिम्मत रखनी होगी। आपका जीवन अभी बाकी है। शकुंतला ने पलटकर उसकी ओर देखा। पर अर्जुन, जीवन किसके लिए? मेरा अपना ही घर अब मुझे निगलने को खड़ा था। जिन लोगों को मैंने अपने बच्चे की तरह अपनाया, वे मेरी सांसें ही छीन रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जीने का कारण कभी लोगों से नहीं मिलता दीदी। कारण खुद बनाना होता है। कुछ देर चुप्पी छाई रही। अचानक शकुंतला बोली, अर्जुन, क्या अगर मैं उस दिन महक को अनदेखा कर देती तो? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, तो आप आज जिंदा नहीं होती। सच ने उन्हें चीर दिया। वे कुर्सी पर बैठ गईं, चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। अंदर कुछ टूट रहा था, बहुत गहराई में, बहुत दर्द के साथ। शाम तक पुलिस का फोन आया। पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण मिला है। अर्जुन उन्हें थाने ले गया। पूरे रास्ते उनका सीना भारी था। थाने में अंकुर नीचे सिर झुकाए बैठा था और रीमा एक कोने में रो रही थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, दोनों ने बता दिया है कि यह प्लान पिछले 3 महीने से चल रहा था। अंकुर पर भारी कर्ज था और कर्जदार उसे धमका रहे थे। रीमा ने सुझाव दिया कि अगर आपकी मौत बीमारी जैसी दिखे तो प्रॉपर्टी उनके नाम आ जाएगी और पैसा मिल जाएगा। दोनों ने मिलकर यह केमिकल खरीदा और घर में लगाया। शकुंतला सुनती रही। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद आंसू भी अब थक चुके थे। अधिकारी ने कहा, अब हमें आपकी स्टेटमेंट चाहिए। आप चाहें तो केस वापस भी ले सकती हैं या आगे बढ़ा सकती हैं। पूरा कमरा उनकी ओर देखने लगा। रीमा उम्मीद से, अंकुर शर्म से, अर्जुन चिंता से और पुलिस अधिकारी तटस्थता से। उन्हें लगा जैसे समय थम गया है। यहां वह फैसला करने वाली थी। कैसे? क्या वह बेटे के लिए केस छोड़ दें? क्या वह उस मां के दिल से काम लें जिसने उसे जन्म दिया था, या उस स्त्री के दिल से जो आज मौत के कगार से वापस आई है और जिसे अपने ही खून ने धोखा दिया? उन्होंने खुद से पूछा, क्या ऐसी मां को माफ कर देना चाहिए जिसे उसका ही बेटा मौत की ओर धकेलता रहा? क्या यह वही बच्चा है जिसे उन्होंने भगवान मानकर पाला था? क्या वह यह अपराध अनदेखा कर सकती हैं? अगर आज माफ कर दिया तो कल कोई और उन्हें सच में मार देगा, या वह डरते डरते जीती रहेंगी? क्या वह सच में जीना चाहती है, या सिर्फ उनके अंदर बची मां बोल रही है? कुछ पल बाद उन्होंने अपना चेहरा उठाया।
उनकी आंखों में पहली बार कोई भाव नहीं था, न दुख, न गुस्सा, न प्यार, बस एक स्तब्ध सन्नाटा। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मैं केस वापस नहीं लूंगी। जो कानून का अपराध है, उसका फैसला कानून करेगा। मां होने का मतलब यह नहीं कि मैं अपनी हत्या को भी माफ कर दूं। अंकुर ने पहली बार आंखें उठाईं। उनमें डर था, पर उससे ज्यादा अपराध बोध। वह बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। शकुंतला ने उसे देखकर कहा, मजबूरी इंसान को अपराधी नहीं बनाती, लालच बनाता है। और तुमने मुझे नहीं, मेरे विश्वास को मारा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान था। पुलिस अधिकारी ने सिर हिला दिया। स्टेटमेंट दर्ज हो चुकी थी। थाने से निकलते ही हवा बदल गई। अब वह हवा, जो कभी उन्हें चौंकाती थी, आज उन्हें मजबूत बनाती दिख रही थी। घर लौटते समय शकुंतला ने कहा, अर्जुन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। यह घर मेरा नहीं रहा। अर्जुन चौंका। दीदी, पर आप कहां जाएंगी? शकुंतला ने शांत स्वर में कहा, जहां मैं खुद को अपने जैसा महसूस करूंगी, जहां किसी की चाल नहीं, मेरी सांसें होंगी। उस रात वह घर के एक एक कोने को देखते हुए बोली, अब यह मेरा अतीत है और मैं मरने नहीं, जीने का फैसला लेकर जा रही हूं। और उसी क्षण एक टूटी हुई मां ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला ले लिया। मौत नहीं, जीवन चुना। अगली सुबह जब सूरज ने आकाश को हल्के सुनहरे रंग से भरना शुरू किया, शकुंतला ने पहली बार महसूस किया कि पिछली रात उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। वह मोड़ जहां एक मां ने अपने दिल को चीरकर न्याय की राह चुनी थी, जहां रिश्तों की धुंध के पीछे छिपा सच आखिर पूरी तरह सामने आ गया था। अंकुर और रीमा हिरासत में थे और घर अब एक सन्नाटा बनकर रह गया था। दीवारें ठंडी, कमरों में अधूरी आवाजें और फर्नीचर जैसे किसी भारी थकान में डूबा हुआ। शकुंतला किचन के सामने खड़ी थीं। वही किचन जिसने 1 महीने तक उन्हें मौत की तरफ धकेला। वही किचन जिसने उनकी सांसें छीनने की कोशिश की। लेकिन आज उन्होंने पहली बार उस जगह को बिना डर, बिना घुटन के देखा और महसूस किया कि डर कभी जगह में नहीं होता। डर लोगों से आता है। वह कमरे दर कमरे चली। हर कदम के साथ उनकी आंखें नम होती गईं, क्योंकि यह घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं था। यह यादों का घर था। पति की हंसी, बेटे की मासूमियत, त्योहारों की रौनक और परिवार की खुशियों का घर। पर आज यह घर एक अपराध की गूंज में बदल चुका था। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अब मुझे यहां से जाना होगा। अर्जुन उन्हें लेने आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे, घर के ताले बदलने, केस की अगली तारीख और उनकी अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था के विवरण। उसने कहा, दीदी, मेरे एक जानकार ने एक छोटा पर सुरक्षित फ्लैट ढूंढ रखा है। आप चाहे तो कुछ महीनों के लिए वहीं रह सकती हैं। शकुंतला ने उसकी ओर देखा। अर्जुन सिर्फ पड़ोसी नहीं रहा था, वह अब उनके अकेलेपन का सहारा बन चुका था। वह बोली, अर्जुन, कोई भी जगह अब डर नहीं जगाएगी मुझ में। जो डर था, वो तो मेरा अपना खून ले गया। फ्लैट छोटा था, एक कमरा, एक बालकनी और एक सरल सा किचन, पर भीतर शांति थी। वो शांति जो उनके घर में इतने महीनों से गायब थी। पहली रात वहां सोते हुए उन्हें अजीब खालीपन महसूस हुआ। वह बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद की, और वो रातें याद आने लगीं जब वे घर के हर कोने में महक खोजती घूमती थीं। जब उन्हें लगता था कि शायद वह पागल हो रही हैं, जब अपने ही घर में डरने लगी थी। पर ठीक उसी अंधेरे में एक और याद उभरी। वह याद जब उन्होंने खुद के लिए खड़े होने का फैसला लिया था। अगली सुबह उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किचन की गैस खुद जलाई, बिना किसी डर के। उन्होंने चाय बनाई, साधारण, पर आज उस चाय का हर घूंट उन्हें नई ताकत दे रहा था। चाय के कप से निकलती भाप उनकी आंखों में आंसू ले आई, न डर के, न गुस्से के, बल्कि उस आजादी के जो उन्हें इतने दिनों बाद महसूस हो रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अभी भी जिंदा हूं और यह काफी है। कुछ दिनों बाद कोर्ट की तारीख आई। वह कोर्ट गई, मगर इस बार उनका कदम डगमगाया नहीं। अदालत के सामने जब अंकुर को लाया गया, तो उसने मां को देखकर अपना चेहरा छिपा लिया, शायद शर्म से,
शायद पछतावे से, शायद इसलिए कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी मां इतनी मजबूत होकर उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। रीमा भी थी, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। दोनों ने जमानत की याचिका दी, पर अदालत ने केस की गंभीरता देखते हुए उसे मंजूर नहीं किया। अदालत ने कहा, यह अपराध सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक रिश्ते की हत्या का प्रयास है। बाहर निकलते ही मीडिया उनके पीछे दौड़ी। माइक्रोफोन, कैमरे, सवाल, चिल्लाहटें। क्या आप अपने बेटे को माफ करेंगी? क्या आपको लगता है कि लालच इसकी वजह था? अब आपका अगला कदम क्या होगा? शकुंतला ने बहुत धीरे पर बेहद दृढ़ता से कहा, मां होना मेरा धर्म है, लेकिन खुद को बचाना मेरा हक है। मैं रिश्ते की हत्या को माफ नहीं कर सकती। जो कानून का फैसला है, वही मेरा फैसला होगा। उनकी इस बात ने सभी को चुप कर दिया। अगले कई हफ्ते उन्होंने अपने छोटे से फ्लैट में खुद को फिर से जीना सिखाया। उन्होंने बालकनी में पौधे लगाए, सुबह शाम संगीत सुना, मंदिर का दिया जलाया और कभी-कभी बच्चों की हंसी सुनने के लिए पास के पार्क तक चली जाती। अर्जुन रोज हालचाल पूछने आता था और धीरे-धीरे वह खालीपन जो उनके दिल में बना हुआ था, भरने लगा। लेकिन घाव पूरी तरह नहीं गए थे। वह कभी-कभी रात को उठकर रो पड़ती, अपने बेटे का नाम धीरे से पुकारते हुए। कभी उनकी उंगलियां उस घर को याद करती जहां उनका जीवन था। कभी उन्हें लगता कि शायद वह कुछ और कर सकती थी, कुछ और बचा सकती थी। पर हर बार वे खुद से कहती, नहीं, अगर मैं खुद को नहीं बचाती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। एक दिन अर्जुन ने आकर कहा, दीदी, आप चाहें तो हम आपका पुराना घर किराए पर दे सकते हैं। उस पैसे से आपकी जिंदगी आराम से चल जाएगी। शकुंतला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अर्जुन, वह घर अब घर नहीं, एक याद है। मैं उसे छोड़ आई हूं। अब मेरी जिंदगी वहीं बनेगी जहां मेरा मन शांति पा सके। कुछ महीनों बाद जब केस चला, अदालत ने अंकुर और रीमा को दोषी करार दिया, धीमी मौत के प्रयास, साजिश और संपत्ति ठगने की कोशिश के तहत। फैसला सुनते समय शकुंतला ने सिर्फ एक बार अंकुर को देखा। वह रो रहा था। उसका चेहरा अपराध और पछतावे से भरा था। शकुंतला चुपचाप मुड़ी और बाहर चली गई, क्योंकि उनका दिल अब टूट चुका था और उस टूटन को कोई आंसू भी ठीक नहीं कर सकता था। फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ते समय उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी कहीं खत्म नहीं हुई, वह बस बदल गई है। उन्होंने अपने पौधों में पानी डाला, खिड़की खोली और हवा को भीतर आने दिया। अचानक उन्हें लगा, यह हवा अब सुरक्षित है। उन्होंने बहुत धीरे, बहुत नम्रता से खुद से कहा, हर घाव दर्द देता है, पर घाव के साथ जीना सीखना ही असली मजबूती है। और इस तरह एक मां, जिसका दिल टुकड़ों में बिखर गया था, अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ चली। सच, साहस और दर्द के साथ, पर पहली बार खुद के लिए जीते हुए।